कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया के अंदर जिस तरीके से फार्मर्स के साथ हो रहा है वो पूरी दुनिया में जो है उसको नज़रअंदाज नहीं किया है। पूरी दुनिया ने उस पे खबर बनाई है। अगर होश नहीं रहा तो मोदी गवर्नमेंट को नहीं रहा। आज उसी सिलसिले में हमारे साथ जो हैं 3 पैनलिस्ट हैं। रूबी खर साहिबा हैं, लॉयर हैं, सनी मली हैं, एक्टिविस्ट हैं, और मनीष जी हैं, जर्नलिस्ट हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं वहाँ पर लोग जो हैं बारिश में, मौसम और फिर पुलिस का लाठीचार्ज, ये सब सह रहे हैं, और हालिया दिनों में उनके साथ जो तशद्दुद हुआ है उस पे जो तस्वीरें गर्दिश कर रही हैं, वीडियो गर्दिश कर रही हैं, वो बहुत ही ज़ालिमाना तरीके का लग रहा है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो है वो इस पर नज़रसानी नहीं कर रही है, नहीं करना चाहती है। तो यही पूछेंगे। सबसे पहले आप तीनों को बहुत-बहुत शुक्रिया वाशिंगटन नाइट शो में आने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले मैं रूबी खर साहबा के पास जाऊँगा और उनसे पूछूँगा। वो लॉयर हैं और जो देख रही हैं, मिशिगन से हैं हमारे साथ। जो कुछ हो रहा है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग महीनों से वहाँ बैठे हुए हैं। लोग मतलब वेदर के अलावा जो वहाँ पर पुलिस का तशद्दुद है, उसको भी सह रहे हैं, लेकिन वो हट नहीं रहे। क्या कहेंगी इस पे? So farmer protest is basically they're fighting for their rights to farm, right? Peacefully to do their farming without any interference. Because once the corporations are allowed into the farming, then they understand that they will not be paid well, or maybe a just minimal to nominal price, which is not fair to farmers because it takes a lot of hard work to raise a crop. But having corporations to come in and dictate the price lower than MSP at times can really damage them. On terms of protest, yes, they've been protesting. First, they tried. They've been protesting peacefully, but there were a lot of violations when there were water cannon or there was tear gas, and there was lathi charge by the police. And media has been showing just the Punjab part, but they've been ignorant about showing the parts in Tamil Nadu or southern side of India or Haryana, people from Uttarakhand. So and this is from Bihar, right? We were just discussing this. And this is really sad. They are protesting as it's their right to do so, but it's not fair for the government to come and interfere in their peaceful protest. Right. सनी, आपसे पूछूंगा कि यहाँ पर हमने देखा कि वाशिंगटन में एक ज़बरदस्त किस्म का, बल्कि एक नहीं कई प्रोटेस्ट हुए, इंडियन एम्बेसी के बाहर भी हुए। मैंने खुद भी कवर किया। मैंने एक दफ़ा, मैं बहुत सारे 20 साल से कवर करता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने इतने यंग लोग किसी एक प्रोटेस्ट में नहीं देखे जितने मैंने इस दफ़ा जो फार्मर्स के ख़िलाफ़ होने वाले मज़ालिम पे जो इंडियन एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट था। क्या कहेंगे कि जो गम और गुस्सा जो वतन से बाहर यानी इंडिया से बाहर जो लोग हैं, जो फार्मर्स के या जो किसान की, जिस तरह वो बड़े फ़ख्र से बच्चे आके कहते हैं कि हमारे फोर फादर किसान थे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि वो इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे थे अपने फोर फादर्स को या अपने ग्रैंडफादर को कि जी उनसे अब वो हक भी छीना जा रहा है और हम यहाँ पे खड़े हैं। क्या कहेंगे? आपने खुद वहाँ देखा कि जो यंग बच्चों का जो जज्बा था। जी सनी। सबसे पहले मैं उन मेरे भाई बहनों को जो वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और स्पेशली माय हार्ट गोज आउट जो हमारे वहाँ पे फार्मर्स शहीद हो चुके हैं। आई थिंक टिल डेट about 54 farmers have lost their life, but they have sacrificed their lives for this cause. Coming back to Washington DC, एक इंग्लिश में कहावत है और that you can take a Punjabi out of a village, but you can't take a village out of a Punjabi. So जो आपका क्वेश्चन था बहुत ही वाजिब क्वेश्चन था कि
यहाँ पे जो हमारे यूथ ब्रिगेड है, नॉट ओनली इन वाशिंगटन डीसी बट global diaspora wherever Punjabis are concerned, it is part of our upbringing of our parents that they keep us connected with our roots. So हर रोज घर में ये बात होती हैं, discussions होती हैं, and I think that is the reason that our parents they take us back. So I think जो आप देख रहे हैं ये सारा हजूम यंग बच्चों का जो आता है, सपोर्ट करता है, ये वही अपब्रिंगिंग और जो हमारी बॉन्डिंग है विद आवर मदरलैंड, इट्स द उसी का रिजल्ट आप देख रहे हैं कि द यूथ आर टर्निंग आउट to be in huge number worldwide in support of the farmers protest. बिल्कुल, थैंक यू सनी, आपने बड़े शॉर्ट उसमें बहुत ज़्यादा बातें बता दी कि किस तरीके से यूथ इन्वॉल्व हुए हैं। जर्नलिस्ट, हम जब जर्नलिस्ट को देखते हैं, जो जर्नलिस्ट हमेशा दोनों का मौक़िफ़ जान के फिर अपनी खबर बनाता है, और चाहे वो दुनिया का किसी भी मुल्क का जर्नलिस्ट हो, वो जर्नलिस्टों के एथिक्स के खिलाफ नहीं जाता। मनीष हमारे साथ हैं। मनीष यकीनन दोनों तरफ की खबरें सुनते होंगे और फिर वो खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सी खबर सही हो सकती है, और अपने सोर्सेज मालूम करके फिर खबर जनरेट करते हैं वो। मनीष, इस पूरे सिलसिले में हमने देखा कि कई ऐसे जर्नलिस्टों को भी देखा जो कि बाइस नज़र आए, जो कि गवर्नमेंट के फेवर में बात करते नज़र आए, जबकि ग्राउंड पे हकीकत कुछ और थी। लेकिन आप यहाँ बैठे हैं, आपने भी देखा होगा। आप क्या कहते हैं कि जिस तरीके पे वहाँ मुज़ालिम हुए, और सनी ने जैसे बताया कि इतने लोगों ने अपनी जो है जान से हाथ धोया, लेकिन वो अपने मकसद से नहीं हटे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, पहले तो आसिम जी आपका थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और सेकंडली हमारे ना जर्नलिज्म में कुछ एथिक्स होते थे। पीआर अलग से होता था, एडिटोरियल अलग से होता था, और ये सारा चीज़ें जो है ना बड़े तरीके से चलती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी सब कुछ जो है वो मिक्सअप हो गया है। पहले कहते थे कि अगर किसी ने एडवर्टाइजमेंट भी करनी है तो उसके ऊपर लिखना पड़ता था कि ये एडवर्टाइजमेंट है, हम किसी की पीआर कर रहे हैं। लेकिन आजकल क्या है कि एक जर्नलिस्ट जो है वो पीआर भी करता है, जिसके कारण ये येलो जर्नलिज्म जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। अनफॉर्चुनेट है। लेकिन वापस आए, वही बात है कि कुछ लोग जो हैं एक तरफ की बात को सुन के लोगों को बताना चाहते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया के इस ज़माने में, इस युग में, दैट्स नॉट पॉसिबल कि आप किसी को भी इस तरीके से मिसट्रीट कर सकते हो, जहाँ मिस इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, एक प्रोपोगंडा रहता है, लेकिन सोशल मीडिया ने, आप भी अगर यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में बैठे हैं तो आप भी डेली जो है सोशल मीडिया से ही 80% जो है इनपुट लेते हैं। तो उस तरीके से जो अभी पूरी दुनिया में इस वाक़े को लेके जो इंफॉर्मेशन आई है, उसने सभी को परेशान किया है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे किसी भी दुनिया, किसी भी धर्म का है, लेकिन हर कोई परेशान है। और रीज़न भी इनके, जब भी किसान का नाम आता है, और कहते हैं कि भगवान के बाद में किसान का नाम जो है बड़ी रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, तो उस चीज़ से भी एक सिमती है। लेकिन हकों को लेके, जब ह्यूमन राइट की बात आ रही है, तो उसको लेके ज़्यादा लोग चिंतित हैं। और मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से हम लोग इसको वॉच कर रहे हैं कि 1947 के बाद साउथ एशिया में इससे पहले कभी भी इतना बड़ा जो है प्रोटेस्ट नहीं हुआ, और उसे किसी ने भी इस तरीके से जो है हैंडल नहीं किया, जहाँ इस तरीके से उसको शांतमय तरीके से लेके नहीं गया। और हमें लगता है कि जो अपने यहाँ में ये एक प्रोटेस्ट हो रहा है, विद इन टाइम ये जो चिंगारी है, बहुत सारा जो अंधेरा है अपने साउथ एशियन रीजन में, उसको ये ख़त्म करेगी और लोगों को जागरूक करेगी। और आई होप सो कि ये होना भी चाहिए, और लोगों को अपने हकों का पता लग रहा है। और जिस तरीके से आई एम रियली अप्रिशिएट कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में अपने अपने धर्मों को पीछे रख के लोग जो हैं ह्यूमन राइट को लेके आगे आए हैं, जिस तरीके से एक सुर में बात कर रहे हैं, इट विल बी रियली मेक ए चेंज इस पूरे प्रोसेस में। Thank you. Thank you. Say something actually on the journalism part, if I may so. Please, please. So how Manish mentioned, you know, like journalism is supposed to be much ethical, right? That's what's taught. And I would say actually Z News should be extremely shameful of themselves for calling Khalsa Aid, you know, a terrorist organization, when they were the first ones to actually cover Khalsa Aid in Kerala during flood times. So yeah, Z News should be definitely ashamed of themselves for not following those ethics for journalism.
बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की और ये बात बिल्कुल मनीष की सही है कि सिर्फ़ इंडिया ही नहीं, बल्कि कई ममालिक में भी अब जर्नलिज़्म जो है ना, वो उसने एथिक्स की खिलाफ वर्जियाँ ही नहीं, बल्कि ऐसी शर्मनाक हरकतें करनी शुरू कर दी हैं, जो कि एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि बिल्कुल। ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल जो है प्रोफ़ेशन है, जिसकी हमने धज्जियाँ बिखेर दी हैं, क्योंकि अब हमारे पास पावर आ गई है, शायद इस वजह से। मैं रूबी साहिबा से सवाल करूँगा कि ह्यूमन राइट्स आप दुनिया में हमने देखा कि आज इंडिया के अंदर जो किसानों के साथ हो रहा है, लेकिन यूरोप और अमेरिका के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की तहरीक जो है चली है और इवन यूरोप के अंदर और वहाँ पे जो हुकूमत के लोग हैं, पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं, वहाँ से भी अब आवाज़ें उठनी शुरू की। आपको क्या लगता है कि ये बैनुल अक़वामी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं हो रही है अब इंडिया में? Absolutely, it's a human rights violation. Absolutely. I mean, when you are, doing a lathi charge on those people who are protesting peacefully, that's absolutely human rights violation. When you are protesting for your rights peacefully and you're met with, a force from the government, that's definitely human rights violation. I mean, look at the pictures you just showed. They're heart wrenching. This is definitely not acceptable. And these pictures are from the state that had similar laws implemented that's recently passed by the central government. And the state is Bihar, UP, right? And I mean, look at the situation of those farmers there. It's truly sad. They have become laborers. They go to other states to do the farm work, to earn. So this is definitely one of the sad situations. बिल्कुल बहुत सही बात की आपने कि ये जो इस किस्म की खैर अब हम आगे चलते हैं। मैं सनी से पूछूँगा कि सनी ये बताएँ कि हमने देखा कि अमेरिका के अंदर अगर जिस शहर में भी प्रोटेस्ट हो, लोग जो हैं वो 4-4 5-5 100 माइल गाड़ी चलाकर प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आ रहे हैं। ये जो एक हमने कनाडा के अंदर मैंने देखा, मैं खुद भी कनाडा कई दफ़ा गया हूँ। आप लोगों का एक जॉइंट वो है भाईचारा कह लें कि आप लोग एक साथ मिल के अपने फैसलों को करते हो और उन पे एक्शन भी लेते हो और अभी जो हमने देखा, तो आपको लगता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो समझ रही है कि शायद जो पहले उन्होंने किया था 84 में शायद वो करके फिर एक दफ़ा जो है वही चीज़ दोहराई जाएगी, क्योंकि लगता नहीं है कि किसान जो हैं वो पीछे हटेंगे। लेकिन गवर्नमेंट का भी मुसलसल इस तरह के बयानात आ रहे हैं कि वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपका क्या ख़्याल है कि जो यूरोप और अमेरिका में लोग रहते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग लोग रहते हैं, मतलब वो जो भी आज वहाँ पर हो रहा है और उसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये कितने अरसे तक या कितने दिन तक और चल सकता है? आसिम, प्रोटेस्ट के साथ साथ आई वांट टू हाईलाइट some of the key reasons behind this. जो अभी especially why are the corporates involved in this? law लाने का मकसद क्या है? Why there was a need for a government to bring this law? तो उसमें जो I just want to give you some data. जो हमारा फार्मिंग का बिजनेस है इंडिया में, in 2017 it was 62,000 lakh crore worth of business, and it is projected to be grown, by 2022 is 93 crore lakh. And जो उसमें companies हैं, all the big companies, their income or the business has grown 150 से 300%. जो हमारा सीड ग्रोथ है, सीड हाइब्रिड सीड का ग्रोथ हुआ 200% ग्रोथ हुई उसकी, उनकी सेल्स में 150% हुई है फर्टिलाइजर्स में। और फार्मर इन द फार्मर इटसेल्फ, उनकी जो इनकम ग्रोथ हैज बीन ओनली टू 41% इन द पास्ट 50 years। जो बाकी सब खिते हैं उनमें ग्रोथ हो चुकी है 150 से 200% की ग्रोथ हो चुकी है। सो द बिजनेस अराउंड द फार्मिंग इज अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस इंडिया के लिए। इंडिया की कोविड में
everything went in GDP. सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेन और इंडिया का एग्रो बिजनेस था वो भी एक पॉजिटिव में गया है। तो और ये सारी की सारी जो बड़ी कंपनीज हैं, they are giving a lot of political funding to alter the policies. So that's the reason that ये सब लाभ बने हैं, ताकि you can see these numbers that are coming, that how lucrative is this business. So when they go into a contracting farming, which I think Ruby can speak more, or Manish, is that it turns their business, क्योंकि India is still a agro based economy, और बाकी सब चीजें जब नेगेटिव में चल रही हैं, दिस इज द ओनली बिजनेस दैट इज रनिंग इन पॉजिटिव, एंड दिस, सो दैट इज द रीजन दैट द गवर्नमेंट इज कमिंग हैव कम अप विद दिस लॉ, एंड उस लॉ उस हिसाब से बनाए गए हैं ताकि जो सारा कॉर्पोरेट कंपनीज है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उन्हीं को ही ये एडवांटेज जाता है, कि फार्मर्स हैं, एज यू कैन सी कि ये सारी बड़ी कंपनी जब कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगी, they will send the hybrid seeds, इंश्योरेंस उनका है, मशीनरी उनकी है, फर्टिलाइजर्स उनका है, सो फार्मर कॉन्ट्रैक्ट से सब चीजें उन्हीं से खरीदेगा। तो बिजनेस किसका बड़ा? कॉर्पोरेट कंपनी का। और उसके ऊपर पैसे भी गाइड करेंगी कॉर्पोरेट कंपनी की, हाउ मच दे विल पे फॉर द प्रोड्यूस। सो एट द एंड ऑफ द डे फार्मर को फिर भी कुछ नहीं बच रहा। सो अगर आज ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिकॉज these farmers are smart farmers, they know why these laws are bad for them, that's why they are protesting, and they all believe in unity. And then I think the reason that it is more of a national movement, yes, Punjabis took the lead on this, because वो उस चीज को समझते थे, they brought this up, and we were हमें बताया भी गया कि ये खालिस्तानी प्रोटेस्ट है ये, but लेकिन now it's a new awakening that all the other farmers, we are, being a Punjabi, we're not fighting for our lands, we're also fighting for the masses, we are fighting for the सारे इंडिया के फार्मर्स के लिए फाइट कर रहे हैं, और इंडिया की जनता के फार्मर के लिए फाइट कर रहे हैं। अभी अगर उनके आटे को 10 रुपए किलो का देते हैं, और आपकी अगर जाके वहां पे देखो, रिलायंस के स्टोर में जाके देखो, वही आटा वो 50 रुपए किलो में बेच रहे हैं, फार्मर को फिर भी नहीं उसके आउटपुट के पैसे मिलते, और it is evident that all the corporate houses are making money. बिल्कुल, आपने नए नाज़रीन को, जो जिनको नहीं भी पता था, आपने उनको बड़ा ब्रीफली बताया कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम वहाँ पे चल रही है। मैं मनीष आपके पास आऊँगा। हमने देखा कि पहले फार्मर्स को, जैसे कि रूबी ने भी बताया था कि खालिस्तान और इसका और पाकिस्तान के, और फिर दहशतगर्दी का, यानी हर तरह से रोकने की कोशिश की गई फार्मर्स को, कि उन पे इल्ज़ामात लगते रहे कि जी आपको शायद सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी कंट्री के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मनीष, आपका इस पे क्या राय है कि आखिर ये सारे इल्ज़ामात लगाकर और जो है उनके जो इस धरने को नुकसान पहुंचाना था, और अभी भी हमने देखा कि कई जर्नलिस्ट कंटिन्यू इसी तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं कंटिन्यू। जी मनीष। नहीं, इसमें जैसे मैंने शुरू में बताया था कि कुछ लोगों का काम है, वो अपने कुछ मीडिया हाउसेज जो पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर चल रहे हैं, उनका काम है वो कंटिन्यूसली उसी तरीके से अपना प्रचार जो है वो करेंगे, और उसमें कभी भी कमी नहीं आएगी। और जिस तरीके की डिमांड्स हैं, अगर इस डिमांड को टाइमली सुना जाता, आप इसको तकरीबन अगर कहें तो 4 महीने के आसपास में होने वाला है जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। दिस इज इन्होंने न्यू थिंग कि आज कोई एकदम से लोग रात में दिल्ली की तरफ चले गए, ऐसा नहीं है। इसके लिए तकरीबन 100 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, किसी ने इसको सुनने की कोशिश नहीं की, और सबसे बड़ा पॉलिटिकल फेलियर ये रहा है। अगर कोई कहे कि ये सिर्फ बीजेपी के कारण हो रहा है, तो दिस इज अनफॉर्चुनेट, इस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है सन 2000 के आसपास में शुरू हो गई थी, क्योंकि तब से सारी दुनिया को पता है, जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको एक पता है कि ये इंडिया सबसे बड़ी एक इंडस्ट्री है, एक मंडी है जिसके ऊपर हमने आके ग्रैब करना है। आप देखिए किस तरीके से जो है WTO जो हमारे वहाँ पे आते हैं, किस तरीके से आगे और कई कंपनियां जो हैं वहाँ पे, वॉलमार्ट आता है, ऐसे कई कंपनीज आती हैं। तो जो सारी चीज़ें को इनको पता था कि ये सारा कुछ हो रहा था, और स्लोली इन्होंने अपने पैर जो है डेवलप किए हैं। आपको पता है जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कि नहीं हम तो सिर्फ कारोबार करने के लिए आए हैं, इसी तरीके से ये कंपनियां हमारे पॉलिटिकल लोगों की तरफ से लाई गई हैं, और आज अनफॉर्चुनेटली इन्होंने पूरी की पूरी जो है
इंडस्ट्री को ग्रैब करने की कोशिश की है। अगर सर मैं आपका ध्यान यहाँ पे लेके आना चाहूँगा, क्योंकि इस कोविड के सिनेरियो में सारी की सारी जीडीपी जिस सेक्टर से आती थी वो सारी डाउन थी, लेकिन अभी आप ध्यान से देखें तो तकरीबन जो है हमारी एग्रीकल्चर है ये 4% से ऊपर की जीडीपी जो है दे रही थी, अभी भी दे रही है। और ये ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस और कहाँ से मिल सकता है? दुनिया में दो चीजें कारोबार लोग कहते हैं कि चल सकते हैं, एक आदमी कभी भी कपड़ा पहनना नहीं छोड़ सकता, वो उसकी जरूरत है वो पहनेगा, लेकिन कपड़े से पहले वो खाने के लिए उसको कत्ल भी करना पड़ेगा तो वो करेगा, क्योंकि खाना एक सबसे बड़ी जो जरूरत है आदमी की। सो उसी मंडी के ऊपर आके इन लोगों ने एक उसको ग्रैब करने की कोशिश की है। लेकिन जो हमारा सिनेरियो है, हम कह रहे हैं कि 1947 से लेके अब तक जो है ऐसे लॉज नहीं लाए थे, ये पॉलिटिकल पार्टीज अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस हालात में हमें लेके कौन आया, ये अपने आप में सोचने की बात है। क्या उसके बीच में कभी इस तरीके की पॉलिसीज नहीं आई कि हम यहाँ पे खुद किसानों को इस तरीके से डेवलप कर सके कि वो अपनी मंडी आप तैयार कर सके, अपने आप को सेल्फ जो है एक्सपोर्टर के तौर पे तैयार कर सके? किसी ने ऐसा काम नहीं किया, और यकदम आप आके कहते हैं कि नहीं आपसे नहीं हो रहा, हम आपको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं और रेगुलेट करने के लिए ये लॉज लेके आते हैं, तो ये अपने आप में खतरनाक है। अगर आप बात समझने की कोशिश करें, हम एमएसपी की बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि सरकार जो है एमएसपी के ऊपर जो है अपनी यस करे और उसको मानना चाहिए, उसको लॉ बना दे, लेकिन क्या ये फिजिबल है? 14 लाख करोड़ रुपया इंडिया का, ये अपने आप में बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और पाकिस्तान के हिसाब से मैं अगर उसको कन्वर्ट करूं तो 22 लाख करोड़ के ऊपर की वो अमाउंट चली जाएगी। किसी भी गवर्नमेंट के पास आज ये सिस्टम नहीं है, और ना ही उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है कि वो इतना ज्यादा एमएसपी के ऊपर पैसा किसी को दे सके। सो ये अपने हाथ से इन्होंने अपने आप को पूरी इस इंडस्ट्री को लुटाया है। अब जब पूरी तरीके से इंडस्ट्री लुट चुकी हुई है, किसान अपने भरोसे और भगवान के भरोसे जीना चाहता है, तो ये उसको भी खत्म करने के लगे हुए हैं। क्योंकि जैसे सनी जी ने बताया कि किसान जो गोभी उगाता है वो मंडी में लेके जाता है सेल करने के लिए, क्योंकि वो रोड के ऊपर बैठ के वो मंडी अपनी सब्जी को नहीं बेचना चाहता, क्योंकि उसमें वो है ना कि दाढ़ी भी अच्छे तरीके से संवारनी है, मूछ भी अच्छे तरीके से करनी, पगड़ी भी अच्छी होनी चाहिए। तो वो कहता है कि मैं एक चंक में आपको बेचूंगा, वो कहते हैं कि 2 रुपए किलो या 5 रुपए किलो। वही अगर किसी बड़े माल में जाती है तो वो अच्छा सा पैकिंग लगा के स्टिकर लगा के उसको कहते हैं कि 100 रुपए किलो है, जो 200 रुपए किलो है। तो ये बीच का जो गैप है ये सरकार को पहले निकालना चाहिए था, सरकार ने नहीं निकाला। हमारी तरफ भी सेम इसी तरीके की किसान की लूट हो रही है, आपकी तरफ भी वही हो रही है, और सिनेरियो सेम है। अगर आज हम बात करते हैं कि ये इंडिया में हो रहा है, तो दिस इज नॉट अ फार अवे, ये वहां पे भी होने वाला है, क्योंकि आज खबरें एक्सचेंज हो रही हैं। अगर आज पाकिस्तान का किसान जो है वो इंडिया के किसानों के संघर्ष में आके प्रोटेस्ट कर रहा है, जहाँ उसमें बता रहा है कि नहीं भाई मैं आपके साथ हूँ, सरहद मुझे नहीं रोक सकती, मैं अपनी पॉलिटिकल बयान आके देता हूँ, मैं अपनी तरफ से आपको कहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, तो वो दिन दूर नहीं है जब वहां पे भी ऐसे रिवोल्ट्स होंगे। और ये पूरे पॉलिटिकल अरीना को भी समझना पड़ेगा कि लोग जागरूक हो चुके हैं। सोशल मीडिया ने उनको एक विलेज के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। खबर 1 सेकंड में जो है आज ट्रैवल करती है, तो ये सारा कुछ चलेगा। आपने कहा था कि वक्फवादी टैग जो मर्जी लगाया जाओ, ये चलता आ रहा है, और अगर 2-3% लोग इस तरीके की अपना रोल अदा करने की कोशिश करते हैं, तो देयर इज नो वे कि आप 97% लोग जो हैं जो अपने हकों की बात कर रहे हैं, आप उनको इग्नोर करके 3% को शो करके कहेंगे कि नहीं हम आपकी बात नहीं सुनते। आपको बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि लोग जो हैं इस समय यस और नो लेने के लिए वहां पे पहुंचे हुए हैं, और दैट्स वेरी डिफरेंट सिनेरियो जो आज तक ना पॉलिटिकल लोगों ने हैंडल किया है, तो ना ही इनसे हो पाएगा। थैंक यू बहुत सही बात बोली। मैं रूबी साहिबा के पास ही जा रहा हूँ। हमारे पास टाइम कम है, मैं चाहूँगा कि आप क्लोजिंग रिमार्क्स भी दें, और अगर आप इस कोई भी बात कहना चाहते हैं अपने नाज़रीन से, अपने लोगों से, वो भी प्लीज़ कहें। I would like to start with by saying that yes, the government did try alienating Sikhs, Punjabis in the beginning, but that plan didn't work. They tried many things along with the Khalistani separatist movement. Guess what? Sikhs always have been in the front line. Look at the borders. I mean, we are there, you know, and in terms of protesting for the rights of people, we are there again. Yes, there were protests going on in other parts of the country at the same time,
but Punjabis were the one to go towards the border first because it's closer, and then joined Haryana. Now, in terms of what Manish said about the pricing, in these three laws, there was a drought, severe drought, a few years ago in Maharashtra, and the prices of these of a dal, that went really high because of the severe drought. So at that time, traders were able to make a lot of profit, where a poor man was not even able to afford such, basic commodity like dal. So they really need to look at these things when they are introducing corporations here. Secondly, in terms of contract farming, government is not setting a minimum price. They are allowing corporations to look at the quality of the produce. I mean, what is the quality? It's so vague. There could be set standards, which government really did not introduce. They're just saying, it's up to the trader to give the price or allocate the price as per a trader. If they think that the produce is moist at that time, they can really give a nominal price to the farmer at that point. At least with Artiyas, they know going to the mandi, they have a certain amount of price they can get. So there are a lot of variables that come into play when they're saying they can also interfere with the farmers farming, when the crop they're producing. So it's really not favorable to a farmer. Oh, one more example I would like to give. It is from this webinar I did with attorneys from India. It's Jio versus BSNL. When Jio came into market, they eliminated BSNL by promoting, by giving like free internet or unlimited talk time within the country. So after 2 years, after they know BSNL was out of market, they started raising the price. I mean, they will end up doing the same thing here. यानी इसको आसान ज़बान में हम इस तरह कह सकते हैं कि इस फैसले से जो फ़ायदा होगा वो मिडल मैन को होगा, ना कि फार्मर को भी नहीं होगा और जो चीज़ें खरीद रहा है उसको भी नहीं होगा। मेरा ख्याल है इसको हम इस तरह कह सकते हैं, जो मिडल मैन है वो फ़ायदा उठाएगा। नहीं, इसमें आसिम जी 2 चीजें क्लियर भी कर दूं। इसमें फायदा जो है बिल्कुल वो बड़े घरानों को होगा, मिडल मैन नहीं है। मिडल मैन वहीं पे सिर्फ 2 फैमिलीज हैं। मैं वही कह रहा हूँ, जिसके पास भी पैसा है उसी जो खरीद के अपनी मर्जी से बेचेंगे ना, उसका मतलब यही इन्वेंशन करनी है। इन्वेंशन देखिए उन्होंने सिंगापुर में की है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो खेती करते हैं, वो अपने तरीके से हैं, वो बिल्कुल कहते हैं कि ये हर्बल है, ये ऐसे है वैसे है। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो आपको अपनी मर्जी से आप खेती करवा रहे हैं, दूसरा अपनी मर्जी से आप एम्प्लॉयमेंट को जो है एक जगह से डी रूट करके उसको और कहीं काम करने के लिए दे रहे हैं, जो सबसे ज्यादा डेंजरस है। बिल्कुल। मनीष साहब, मैं चाहूँगा आप अपने क्लोजिंग रिमार्क्स भी साथ ही दे देंगे। हमारे पास 2-3 मिनट रह गए कि आप क्या कहना चाहेंगे उन किसानों के हवाले से, इंडियन गवर्नमेंट के हवाले से। और सबसे एक बात मैं चाहूँगा उसका जिक्र ज़रूर करें कि जो अदालतें हैं, क्या वो इंटरफेयर कर सकती हैं आइंदा, अगर वो देखें कि हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, या वो ये मैं सनी से भी पूछूंगा, आप बताइए। जी मनीष। बिल्कुल, अगर कहें तो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अभी अपनी बात भी एक मानी कि हम इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। पहले ये था कि अगर दोनों के बीच में किसान और जो मालिक है, जो खेती करवाएगा, कॉन्ट्रैक्टर है, वो अपने केस को लेके वो एक कोर्ट में नहीं जा सकता, तो गवर्नमेंट मान गई उसके ऊपर कि नहीं, अब आप कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल जो है आप दूसरे तरीके से कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि केस वहां पे चला गया। देखिए वहां पे लॉस के हिसाब से बात होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किसानों को पार्टी बनाने के लिए इनविटेशन दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पार्टी इसमें नहीं बनेंगे। उनको पता है कि अगर लॉस के तरीके से जाएंगे तो लॉस जो है हमेशा जो कानून को ही वो मान के सुप्रीम कोर्ट जो अपना फैसला देगी। लेकिन फिर भी वहां पे अभी तक जो है उन्होंने कहा है कि आप इन किसानों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशराइज नहीं कर सकते, उनके ऊपर कोई आप फोर्स यूज नहीं कर सकते। ये अपने आप से उन्होंने करने की कोशिश की है, तो होप सो कि कोर्ट उसी तरीके से उनको इंसाफ देगा, क्योंकि नंबर्स बढ़ रहे हैं। ये अभी पंजाब के किसानों का नहीं रहा, हरियाणा के किसानों का नहीं रहा, पूरी स्टेट से जो किसान है वो मूवमेंट करके दिल्ली आ रहे हैं, तो अपने आप में एक प्रेशर भी जो है इंक्रीज हो रहा है। तो होप सो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सभी जो इंसान है वो ठीक रहे और किसी का कोई नुकसान और ज्यादा ना हो।
थैंक यू, थैंक यू। आखिर में सलीम अली से चाहूँगा कि आप क्लोजिंग रिमार्क्स दें अपने, जो भी आप समझते हैं कि जो आपके ख़्यालात हैं कि आइंदा क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए? जी। जी हाँ, सो मैं एक्चुअली आई वांट टू पिगीबैक जहाँ पे रूबी ने छोड़ा था, और उसमें से एक बात सामने उभर के आई थी, ट्रस्ट. So the people have lost trust in the government. People do not have faith in this government, in the currently BJP-led government. Modi ji has promised that जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा. वो हुआ नहीं. देन उन्हीं के अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने बोला था कि 15-15 लाख रुपया सभी की, आई विल ब्रिंग ब्लैक मनी होम, और 15-15 लाख रुपया लोगों के अकाउंट में जाएगा. वो भी नहीं गया. Then demonetization. It has, created havoc कि हम, काला बाजारी में करेंगे. It still continues. So, and on top, government's economic failures. 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो इंडिया के ऊपर जो डेट था वो 84 लाख करोड़ का कर्जा था, और अभी डबल होके 2018 में 1,64,00,000 का कर्जा है. So now they're going to go to IMF or World Trade Banks or wherever, or it is projected, to be 1,92 करोड़ का by 2022 तक वो हमारा जो नेशनल डेट है वो बढ़ जाएगा. So not only the government is failing on the economic side, their जो उनकी economic policies हैं वो भी they are not fruitful. और जो उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में अपने promises करे थे, they have not delivered on the promises. So in totality, जब किसी गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास नहीं रहा, कोई ट्रस्ट नहीं रहा, and top when they bring these laws, वो बोलते कि नहीं जी हम आपको बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे. But it is proven over the years कि this government, this regime is not to be trusted. So that's why the farmers are not trusting the government. Even though government is telling them कि नहीं ये आपके भले के लिए है, तो farmer बोले कि अगर हमारे भले के लिए होता हमने पूछा ही नहीं है. You have imposed these laws on us. हम तो मांगे ही नहीं थे. और अगर आप चाहते हैं कि लाओ, तो then इन laws को बंद करो. Let's sit across the table and draft a new law, that is favorable to the farmers. अभी क्या है कि they are subservient to these big corporations, of like Reliance, Adani की जो companies हैं. और I think Ruby has cited that example of Geo Network and BSNL. I'm just gonna sum this in 1 minute. So Geo Network Reliance का प्रोडक्ट है, और उन्होंने क्या, और गवर्नमेंट का BSNL नेटवर्क है, और रिलायंस ने 1 साल के लिए फ्री डेटा, नो कवरेज, तो लोगों ने अपनी कनेक्शन कटवा के BNSL से दे वेंट टू रिलायंस. और कंपनीज लाइक वोडाफोन और एयरटेल, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि वी कैन नॉट ऑपरेट इन दिस मार्केट. अब सारे चले गए और उनकी मोनोपोली हो गई. नाउ दे बिगन टू चार्जिंग, कि कंज्यूमर को चार्ज कर रहे हैं पैसे. So you can see this कि ये जो corporate houses भी हैं, they are business centric people. उनका कोई इन्वेस्ट नहीं है. They could care less कि does not matter, कोई मरे और कोई जीवे. It is pure profit. So in my closing remark, I said I think we are for the farmers. We are standing by with the farmer. We are standing with the farmers. We will be with them through thick and thin. Whatever it takes within our capacity, we will do our fair share. Also, one And more NRI farmers. Do you want to mention that? Yeah, Ruby, बोले. yeah, let me do it. Oh, Go ahead, Sunny. You do it. So collectively, I think we have created a global organization called NRI for Farmers, Non-Resident Indians for Farmers. So our objective is, the mission is to be, to connect anyone who's concerned, with the farming. For short term, we're looking at, yes, it is the farming bill, but also I think for longer term that we're taking upon that onus on us that we will be looking into the farming policies and the implications of these policies and how these corporate houses are taking advantage of these policies. good. And
are any questions, please reach out to us. बिल्कुल, आप लोगों को कोई भी सवाल करने हो, कुछ भी हो, तो आप लोग इन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम था और यकीनन हम इसका फ़ॉलो-अप प्रोग्राम ज़रूर करेंगे और आपको हर एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक जो है, जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, हम इसको फ़ॉलो करेंगे प्रोग्राम को। और आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आप लोगों ने वो फैक्ट्स बताए जो कि शायद हमारे कुछ लोगों को नहीं पता थे। और यही वजह है कि साउथ एशियन टीवी चैनल का कि हम यहाँ से वो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं जो शायद अपने मुल्क में नहीं कर सकते। और देखा आपने कि हालिया उसमें वाक़यात में जो है टीवी चैनल्स भी बायस हुए और उन्होंने जो है वन साइडेड न्यूज़ चला के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन यही वजह है कि कैपिटल टीवी वाशिंगटन, हम यहाँ से बैठ के हर वो आवाज़ जो कि ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही होगी और अच्छे काम दूसरे मुल्कों के, साउथ एशियन कंट्रीज़ के, वो यहाँ पे हम ज़रूर दिखाएंगे आपको। आपको अगर हमें विज़िट करना है तो www.capitaltvwashington.com और इसी तरह फेसबुक पे कैपिटल टीवी वाशिंगटन पे जाके हमें आप बता सकते हैं। इन लोगों से कांटेक्ट करना हो तो भी आप कर सकते हैं, हमारे थ्रू करना हो तब भी हम आपको इनको आपका मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। Thank you so much. Washington Night Show with Asim Siddiqui. Capital TV Washington.